हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या डिफाइन। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारा अगर कोई भी नंबर हमारा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में हो तो क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। जिसमें x और y क्या होगा, रियल नंबर। ये x और y हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या हुआ z, कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी नंबर जो है ये x प्लस आई मतलब आयोटा ये y इस फॉर्म में होगा तो उस नंबर को बोला जाता है कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर x जो होगा वो रियल नंबर होगा, y भी क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर सिंबल जो ये आई है इसको बोला जाता है आयोटा। और इस आई का वैल्यू होता है √-1। क्या होता है, √-1। इस आयोटा का वैल्यू होता है √-1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ओके आगे बढ़िए। देखिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो अगर ये हमारा स्मॉल जेड का मतलब हुआ कम्प्लेक्स नंबर, और स्मॉल जेड का मतलब x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसमें इसको बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर। जैसे जेड हमारा क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर हो गया, और जेड बराबर क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इस x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड। मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा x हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो गया, y। आयोटा y नहीं होगा, y हो गया, जिसमें आयोटा लग गया। जैसे आप सपोज करो कि ये कम्प्लेक्स नंबर z ये x प्लस आयोटा y है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर होता ही ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब कि x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो। तो ये x जो होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, जिसमें आयोटा लगा हुआ है, जिस y में लगा हुआ है। तो इस y को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड, ठीक है। ओके अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में कोई जेड बराबर दिया हो 3 प्लस आयोटा 2, तो रियल पार्ट क्या हो गया 3, और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया 2, आयोटा नहीं हुआ, ओनली 2 हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। जिसमें आयोटा लगा है वो हमारा इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 2 हमारा क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट, और 3 क्या हो गया, रियल पार्ट। तो वही देखो आगे। अब रियल पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा आर ई मतलब रियल किसका, तो कम्प्लेक्स नंबर का, जेड का। तो इसका मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ ए जेड, कम्प्लेक्स नंबर का। और आई एम जेड का मतलब हुआ इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड। ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें ध्यान से, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये x को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और इस y उसमें y को क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आर ई ऑफ ए जेड रियल पार्ट हो गया, और आई एम ऑफ ए जेड इमेजनरी पार्ट हो गया। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो कि जेड दिया है, कम्प्लेक्स नंबर दिया है कितना, 4 माइनस आयोटा 3, ठीक है। और हमसे पूछा आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया 4, ठीक है। और आपसे फिर पूछा गया इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड, तो कितना हो गया -3, कितना हो गया -3, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्योरली रियल, आप देखिए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ। प्योरली रियल का मतलब वो नंबर रियल है, और प्योरली इमेजनरी का मतलब नंबर इमेजनरी है, ठीक है। तो ये देखो कम्प्लेक्स नंबर जेड इज ए प्योरली रियल इफ इट्स इमेजनरी पार्ट 0, उसका इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा।
हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हमें प्योरली रियल चाहिए, इसका मतलब कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो y हमारा क्या हो जाए, जीरो। अगर y जीरो हो जाएगा तो आयोटा y भी जीरो हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो ये देखो, दिस इज़ द प्योरली रियल पार्ट। तो वही लिखा हुआ है कि प्योरली रियल में क्या होगा, इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। ये सब याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्योरली रियल में क्या होना चाहिए, इट्स इमेजनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। जेड इज ए प्योरली रियल, तो ठीक है। डैट इज इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम जेड इक्वल टू जीरो। मतलब इमेजनरी पार्ट अगर जीरो है तो समझिए कि वो प्योरली रियल है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमें क्या चाहिए, प्योरली इमेजनरी पार्ट, क्या चाहिए, प्योरली इमेजनरी पार्ट चाहिए। इसका मतलब कि इट्स रियल पार्ट इज जीरो, उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। डैट इज आर यू ऑफ जेड क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो क्या होगा, प्योरली इमेजनरी पार्ट। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो आयोटा आई एफ 4, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये हमारा प्योरली इमेजनरी पार्ट है। क्या है, प्योरली, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। जैसे देखो, जीरो प्लस आयोटा 4, एक्स बराबर जीरो है, रियल पार्ट हमारा जीरो है और इमेजनरी पार्ट हमारा 4 है, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजनरी, जिसमें रियल पार्ट हमारा जीरो हो, एक्स हमारा जीरो है। ओके ओके। अब जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे ध्यान दो कि जैसे मान लो कि ये माइनस रूट अंडर माइनस 4, ये कैसा है, ये प्योरली इमेजनरी। कैसे, रूट के अंदर -1 और इंटू 4, ऐसे रूट के, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा आयोटा और रूट 4 को लिख सकते हैं आयोटा 2, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी समझ गए, ठीक है। प्योरली रियल में हमारा इमेजनरी पार्ट जीरो होगा और प्योरली इमेजनरी में हमारा रियल पार्ट जीरो होगा, ठीक है। अब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सिंपल ही है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, देखो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया, ठीक है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों जीरो, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या। जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जेड1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये वैल्यू दिया है, और एक जेड2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है, जेड2 है। ये दोनों इक्वल कब होगा, आर इक्वल, आई डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब पहले वाला का रियल पार्ट दूसरे वाला का रियल पार्ट के बराबर हो, और पहले वाला का इमेजनरी पार्ट दूसरे वाले का इमेजनरी पार्ट के बराबर हो। जैसे डैट इज आर ई ऑफ जेड1, आर ई ऑफ जेड1 का मतलब हुआ कि जेड1 का रियल पार्ट, और आर ई ऑफ जेड2 का मतलब जेड2 का रियल पार्ट हो गया, वो क्या हो, बराबर हो। एंड क्या, एंड फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड1, जेड1 का इमेजनरी पार्ट इक्वल हो जेड2 के इमेजनरी पार्ट से, तो क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आए, मतलब आपका ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। टू अगर कॉम्प्लेक्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, जैसे ये और ये, तो उसका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए क्रॉसपॉन्डिंग, और उसका इमेजनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। इसका भी मतलब वही हुआ, इसका भी मतलब वही हुआ। अब बात आता है आयोटा, आई जिसको रिपर, ये जो आई है इसी को बोलते हैं आयोटा। एक मैथमेटिशियन थे, करा लूरर, लूरर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। जैसे इसकी प्रॉपर्टी, जैसे आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा बराबर अंडर रूट -1, ठीक है। तो आयोटा का वैल्यू क्या रखा गया,
तो आयोटा का वैल्यू हो गया √-1। ठीक है, मतलब इसका यूज किया गया हमारा कि जैसे मान लो कि रूट के अंदर -3 है, अब इसको हमें ये निगेटिव टर्म हटाना है, तो एक सिंबल हम यूज़ किए जिसका नाम आयोटा। ये किसने किया? लूरल ने। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, तो ये हो जाएगा √3 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा √3। तो ये हमारा जो नंबर मिला, ये कम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजनरी है, जिसमें रियल पार्ट नहीं है, इसको अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 0 + आयोटा √3। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो, देखो यहाँ पर लिखा है ही ऑल्सो कॉल्ड दिस सिंबल एज इमेजनरी यूनिट। इमेजनरी यूनिट के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ओके, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, √-1। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रल। देखो आयोटा आई का वैल्यू कितना होगा? √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 = 1, ये याद रखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब आयोटा, अब देखो एक चीज़, आयोटा के पावर 4n, n हमारा इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है। अगर आयोटा के पावर में 4 के मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है, ये याद रखेंगे, ये कि अगर आयोटा के पावर 4n हो तो 1 आता है। और आयोटा के पावर 4n + 1, 1 का मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा आयोटा। आयोटा के पावर 4n + 2 होगा तो -1, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4n + 3 होगा तो माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4n + 4 होगा तो 1। जैसे इसको ऐसे समझो कि, ऐसे समझो आयोटा के पावर 4n होगा तो 1, आयोटा के पावर 4n + r होगा तो आयोटा r हमारा रिमाइंडर। अब जैसे मान लो कि आयोटा के पावर 19 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 माने 16 अब +3, तो ये कितना होगा? आयोटा 3। आयोटा 3 का वैल्यू माइनस आयोटा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा गया है कि 4n + n हो तो आयोटा, 4n + 2 हो तो -1, 4n + 3 हो तो माइनस आयोटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा 4n + 3 है, तो ये हो गया माइनस आयोटा। अब 4n + 4 हो तो 1। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा निगेटिव वाला भी आप ध्यान रख सकते हो। निगेटिव में भी, निगेटिव वाला कैसे? जैसे आयोटा के पावर -1 माने 1 / आयोटा, इसका वैल्यू देखो, रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस आयोटा, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर आयोटा के पावर -2 हो तो कितना हो जाए? तो आयोटा के पावर -2 तो 1 / आयोटा, तो 1, ये -1, तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आयोटा के पावर -3 हो तो इसको लिख सकते हैं 1 / आयोटा क्यू, और आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है? तो 1 - आयोटा, देखो 1 माइनस होता है तो माइनस हो गया 1 / आयोटा, और 1 / आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये हो गया प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा के पावर माइनस, आयोटा के पावर -4, तो ये तो 1 ही होगा, तो ये 1 / 1 तो 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आयोटा के पावर 4n + r हो तो कितना हो जाता है? आयोटा, अगर ये भी माइनस और ये माइनस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -r। ठीक है, और ये प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा,
ये माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस दूसरे वर्ड में आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर n। अब ये n पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी याद रख सकते हो शॉर्टकट। n हमारा इवन इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो -1 के पावर n/2, -1 के पावर क्या कर दो n/2। अगर n हमारा ऑड इंटीजर हो तो -1 के पावर n-1/2, ऐसे भी याद रख सकते हो, और नहीं तो अभी जितना बताएं वही याद रखो तो क्लियर है। ठीक है, तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ ऑपरेशन के बारे में जान जाते हैं। जैसे मान लो कि अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये आपका Z2, ऐड कैसे करेंगे? देखो Z1 बराबर हम x1 प्लस आयोटा y1 ले लिए, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, ऐड करेंगे कैसे? तो रियल को रियल पार्ट में यूज कर ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है कि सेम चीज़ को एक साथ ही ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो ये देखो, ये हमारा x1 रियल है और ये x2 भी रियल है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, पावर करें, एनीथिंग करें, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव इस तरह का है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई अंतर नहीं। ये देखो, तो सिंपल है। हाँ, एडेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एडेटिव इन्वर्स का मतलब होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर जेड है और इसका हमें एडेटिव इन्वर्स चाहिए तो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस जेड है और इसका एडेटिव इन्वर्स चाहिए तो प्लस जेड हो जाएगा। एडेटिव इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है एडेटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए जेड का मतलब सेम। ठीक है ना? आगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करेंगे, रियल पार्ट को रियल से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। ठीक है, चलिए। सब्ट्रैक्शन में लॉ फॉलो नहीं होता है, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2, तो ये Z2 माइनस Z1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर Z1 प्लस है और यहाँ पर Z1 माइनस है। ठीक है, निगेटिव में हमारा ऑर्डर ध्यान में रखते हैं, लेकिन प्लस में कोई ऑर्डर ध्यान, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। चलिए मल्टीप्लिकेशन। अब देखो दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो सिंपल, ये Z1 Z2 यहाँ पर रख दिए, सिंपल मल्टीप्लाई x1 को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको करेंगे। रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे, हटा देंगे, इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख देंगे, हो गया। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन में भी ऑर्डर मैंने नहीं रखता है, Z1 को Z2 से करो या Z2 का Z1 में करो, चाहे 3 को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन, हमारा डिवीजन, ये देखो डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक Z2 है, अब इसको डिवाइड करना है, ये देखो ये। तो चलिए हम तो ये डिवाइड तो कर दिए यहाँ पर, ये देखो डिवाइड कर दिए। आगे क्या करेंगे? रेशनलाइज करोगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना है, मतलब हमें इसी फॉर्म में करना है, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ही करना है। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि Z1 बराबर 1 प्लस 2 आयोटा है और Z2 बराबर है 3 प्लस आयोटा 4 है। अगर हमें डिवाइड करना है Z1 अपॉन Z2 तो क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा 2 और 3 आयोटा 4। अब क्या करोगे? रेशनलाइज कर दो, 3 माइनस आयोटा 4 और 3 माइनस आयोटा 4। उसके बाद देखो तो इसी फॉर्म में आएगा, वही तो लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अपन 4 का स्क्वायर। तो जो भी ऊपर में जो भी मल्टीप्लाई करो आए, ठीक है, चेक कर ही दे रहे। देखो 3 माइनस आयोटा 4 प्लस ये 6 आयोटा माइनस आयोटा 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और 16।
अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आयोटा को आयोटा के साथ प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे कितना प्लस, तो ये 25। अब इसको सेपरेट कर दो तो 11/25 प्लस आयोटा 2/25, ये हो गया डिवीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन में उस तरह की प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव में प्रॉपर्टीज है उस तरह से डिवीजन में नहीं होता है। आगे देखें, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें ध्यान में रखना है। देखो आइडेंटिटी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दो कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 है तो पहला आइडेंटिटी देखो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 टू द होल स्क्वायर, ये वही A प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्म वाला है। ठीक है, वही यहाँ पर Z1 हमारा देखो, यहाँ पर Z1 क्या है x प्लस आयोटा 1/y1 है, और Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा Z2, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज A प्लस बी के होल स्क्वायर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये दूसरा वैसी, ये तीसरा Q वाला, ये भी Q वाला, और ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाला। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि Z1 हमारा x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 हमारा x2 प्लस आयोटा y है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट जो है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और उसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बार से। ठीक है, तो कंजुगेट मतलब ये हुआ कि जो उसका इमेजनरी पार्ट है उसमें नेगेटिव साइन लगाने। देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका कंजुगेट कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ये अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। कंजुगेट ऑफ ए जेड को कैसे निकालते हैं, जेड बार। अब इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लो, जैसे मान लो कि जेड बराबर 3 प्लस आयोटा 4 है, तो जेड बार कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस आयोटा 4 हो गया। अगर जेड बराबर 4 है तो जेड बार कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, किसको चेंज करोगे साइन। अब जैसे जेड बराबर जैसे आयोटा 4 है तो जेड बार बराबर कितना होगा, माइनस आयोटा 4। ओके, तो ये चीज़ें। और अगर मान लो कि जेड बराबर क्या है, माइनस आयोटा प्लस 4 है, तो जेड बार बराबर कितना, आयोटा वाला प्लस हो जाएगा और ये 4, ये हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। देखो जेड बार का बार, जेड अगर बार डबल बार करेंगे तो जेड आएगा। देखो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट को ऐड करेंगे तो आता है क्या, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ए जेड। क्या आता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ए जेड। ओके, अगर वही जीरो आ गया, जेड प्लस जेड बार जीरो आ गया, इसका मतलब जेड हमारा प्योरली इमेजनरी है। जेड क्या हमारा प्योरली इमेजनरी है, तभी तो जीरो हो गया। थर्ड, जेड माइनस जेड बार क्या आता है, माइनस करेंगे तो 2 इंटू इमेजनरी, 2 इंटू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड, क्या आएगा, 2 इंटू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड। अगर ये जीरो हो गया, मान लो कि जेड माइनस जेड बार अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जेड हमारा प्योरली रियल है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है, उसका कंजुगेट ऐसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस अलग अलग करके निकाल, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का, ये दोनों इसके बराबर हो सकता है। अगर Z1 माइनस Z2 इसका कंजुगेट निकालो, या Z1 बार माइनस Z2 का निकालो, ये भी सेम। मल्टीप्लाई में हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में हो तो हम ऐसे, ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज़। अगर Z1 इंटू Z2 बार प्लस माइनस जेड बार इंटू Z2, तो ये हमारा हो जाता है क्या, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ है Z1 बार इंटू Z2 इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ है Z1 इंटू Z2 बार। ये सभी प्रॉपर्टीज़ पे NCERT में क्वेश्चन है। अब ये देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट का पावर n करो, या पावर n करके अब फिर कंजुगेट करो, दोनों का मतलब सेम। ओके, ये सभी प्रॉपर्टीज़। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई जेड है,
कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो Z1 का फंक्शन है। किसका फंक्शन है जी? तो Z1 का हमारा फंक्शन है। तो Z1 का फंक्शन है और उसका हम कंजुगेट निकालेंगे जेड, तो फंक्शन इसका जेड बार हो जाएगा, फंक्शन में जेड बार हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। अगर इसको हमें बार करना होगा तो जितने भी इसमें एलिमेंट है सब पर बार होगा। तो अगर रियल पार्ट होगा तो नहीं होगा, ये तो हमें मालूम है ना कि एक्स प्लस आयोटा वाई में अगर हम बार करेंगे तो केवल हमारा आयोटा वाला मानी इमेजरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अगर प्योरली रियल होगा तो थोड़ा चेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट ये सब प्रॉपर्टीज है। अब देखो यहाँ पर अगर जेड इंटू जेड बार तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का माने रियल पार्ट ऑफ ए जेड का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ ए जेड का स्क्वायर। ये सिंपल है। जैसे मान लो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड बार कितना हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही लिखा है। एक्स हमारा क्या है? रियल पार्ट, ठीक है, तो वही लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और वाई हमारा इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यही चीज़ तो लिखा है यहाँ पर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अगर जेड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई तो 1/z, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं क्या? 1/z हमारा जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसको हम लिखते हैं जेड के पावर -1, ठीक है। तो या जेड इन्वर्स इसको बोलते हैं। तो जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा? यही जेड के पावर -1 मतलब 1/z। तो 1/z मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करें। देखो रेशनलाइज किया है और रेशनलाइज करके इसको सॉल्व किया तो इस तरह से आएगा। अब याद रखो, नहीं तो ये समझ लें कि हमारा क्या आएगा? जेड इन्वर्स दिस इज मल्टीप्लीकेट तो 1/z होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मॉडुलस नेक्स्ट चीज़ है क्या जी? मॉडुलस। क्या है जी? मॉडुलस, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर माने कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है। अब उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, बात सेम हुआ। मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? मॉड जेड से। ये तुम्हारा डिनोशन हुआ मॉड जेड। और मॉड जेड बराबर कितना होगा? ये देखो दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, देखो जी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इट रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से ये इस कोऑर्डिनेट ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो होता है वही हमारा मॉड जेड होता है। ओके, अब देखो कुछ खास पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, जैसे कहने का मतलब Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस टू Z2 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई Z1 लिखा है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, y1 है, और ये Z2 हमारा लिखा हुआ है, ये देखो Z2 लिखा है x2 प्लस आयोटा y2 है। कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बता सकते हैं। ऐसे इस तरह से लिख लो। जैसे मान लो कि ये 2 प्लस आयोटा 3 है और Z2 बराबर 3 प्लस आयोटा 2 है। अब Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है ये हम नहीं बता सकते हैं,
इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मीनिंग क्या होता है इसके मॉडुलस का, क्या होता है इसके मॉडुलस का। हाँ, मॉड Z1 और मॉड Z2 का मीनिंग होता है, हम ये बता सकते हैं कि मॉड Z1 मॉड Z2 से बड़ा है या मॉड Z1 मॉड Z2 से छोटा है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ये नोट में लिखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें देखो, ये नोट में यही चीज़ बताया हम। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टीज़ है, कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसका मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, यही पहला पॉइंट। ठीक है, अगर उसका मॉडुलस 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा जेड जो होगा वो 0 होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी उसका मॉडुलस 0 होगा, अदरवाइज नहीं 0 होगा। अगर हमारा जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर नहीं है तो उसका मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है कि रियल पार्ट ऑफ ए जेड जो होता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ ए जेड जो होता है वो मॉडुलस माइनस मॉड जेड से बड़ा होता है और मॉड जेड से छोटा होता है, इसी के बीच में लाई करेगा। और इमेजनरी पार्ट भी उसी तरह से होता है। अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पर मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कहो या कंजुगेट ऑफ मॉड जेड माइनस जेड का मॉड या माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, सबका मॉड सेम होता है। कहने का मतलब अगर कोई जेड है यहाँ पर जैसे 1+i/2 तो, और इसका अगर आप मॉड कंजुगेट निकालो तो कितना आएगा 1 - i/2, या इसका माइनस ऐसे करो माइनस जेड करो तो कितना हो गया -i/2। अब माइनस जेड का कंजुगेट निकालो तो -1+i/2, तो ये चारों का मॉडुलस एक ही आएगा, चारों का मॉडुलस एक ही आएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस फिर माइनस बार जेड का मॉडुलस, सब सेम होता है। आगे देखो फिफ्थ में, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसका फिर कंजुगेट दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है Z1 Z2 और उसका मॉड निकालो, या Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड बराबर होता है। इसी तरह से अगर n फॉर्म में हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Zn मॉड लिख सकते हैं। ये देखो डिवाइड वाला, ठीक है, मॉड Z1/Z2 या मॉड Z1/Z2 सेम है। ठीक है ना, होल मॉड Z1/Z2 या मॉड Z1/मॉड Z2 ये बराबर होता है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ये देखो 8, जैसे मान लो कि तुम्हारा Z1 + Z2 हो और इसका मॉड निकालोगे तो ठीक है ना, तो ये हमेशा छोटा होगा किससे, तो मॉड Z1 + मॉड Z2 से, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, माने बराबर और छोटा होगा। अगर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो सकता है। ठीक है, माइनस भी हो तब भी ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह के प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। ये देखो 10th प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर n है, पावर में है, और उसका मॉड निकालो तो ये बराबर होता है, पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो अब फिर पावर n कर दो। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखते हो तो हमें क्वेश्चन बनाने में सॉल्व होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में यूज करते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है वो क्या है, आर्गन प्लेन और आर्गुमेंट। देखो आर्गन प्लेन
एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गन प्लेन तो अभी हमारा एनसीईआरटी में है जी, और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया है, लेकिन फिर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्गन प्लेन क्या होता है? आर्गन प्लेन, देखो आर्गन प्लेन हमारा क्या होता है कि हमारा एक्स वाई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को ही हम या गॉसियन प्लेन को ही हम आर्गन प्लेन करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर इसको हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं आर्गन प्लेन। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यही हो गया हमारा आर्गन प्लेन। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जेड इक्वल टू 1 + आयोटा लिखा हुआ है। तो इसको हमें एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? तो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 1, 1। बस इसी को प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो गया? आर्गन प्लेन। मतलब एक्स एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को। यही चीज़ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो जैसे यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है कि ये जेड, ये देखो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स कॉमा आयोटा। इसका मतलब कि ये दूरी हमारा एक्स हो गया और ये दूरी हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से ये पॉइंट रिप्रेजेंट किए तो ये दूरी हो गया, इसी को हम मॉड बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। यही मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या आता है? यही मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या आता है? √x² + y²। यही मॉडुलस ऑफ जेड हुआ, √x² + y²। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चीज़ मेंशन किया हुआ है। अब आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट जो होता है ये हमारा ये थीटा। जैसे मान लो कि तुमने कोई कोऑर्डिनेट को, जैसे ये हमारा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस वाटा वाई, और इसको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किए कोई यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, इस तो ये जो हमारा दूरी हो गया ये मॉड जेड को रिप्रेजेंट किया, और ये थीटा हमारा, ठीक है ना, थीटा हमारा जो होगा ये क्या हो? आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो चलो आर्गुमेंट क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे इस सिलेबस से अभी हट गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। ये हमारा क्या है जी? तो आर्गुमेंट हमारा क्या है? तो देखो आर्गुमेंट हमारा है द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट जे टू द ओरिजिन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ओरिजिन से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट मिला, उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। आर्गुमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंटेशन, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ARG और ब्रैकेट जेड। इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोला जाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - आयोटा 3। अब इसको एक्स वाई प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x बराबर 2 है और y बराबर -3, तो x पॉजिटिव है और y हमारा कितना है? -3, तो कहाँ होगा? ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चलो यहाँ से ओरिजिन से हमने मिला दिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ 2 - 3। अब इसका आर्गुमेंट ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, आर्गुमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना, देखो ये एंगल बना, ये हमारा आर्गुमेंट हुआ। समझ में आया? ये जो हम थीटा निकालेंगे इसी को आर्गुमेंट बोलेंगे। ओके, जैसे एक और ले लें, जैसे मान लीजिए कि -2 और ले लिए आयोटा -3। अब ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये? तो ये देखो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, अब इसका आर्गुमेंट, तो ये एंगल जो बना एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, वही हमारा आर्गुमेंट हो गया। ये थीटा हमारा इसका आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, यही आपका बोल रहा है। तो चलिए हम समझ लिए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा, और थीटा हमारा क्या हो गया? tan इनवर्स y/, मतलब हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर निकालेंगे y/x, तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो आर्गुमेंट ऑफ ए जेड इज नॉट यूनिक। हमारा आर्गुमेंट ऑफ ए जेड यूनिक नहीं होता है।
जनरली वैल्यू ऑफ ए आर्गुमेंट ऑफ ए जेड इज एन पाई प्लस थीटा होता है। आर्गुमेंट एक तरह का एंगल ही है ना, तो एंगल तो हमारा रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है। एक की वैल्यू के बहुत सारे एंगल होते हैं, इसलिए इसका यूनिक नहीं होता है। इसलिए हम आर्गुमेंट को जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा, और ये थीटा हमारा आर्गुमेंट हो गया। n हमारा क्या हो गया, इंटीजर। आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट ऑफ जीरो जो होगा वो नॉट डिफाइन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर अ प्योरली रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस, ठीक है, अगर हमारा कोई प्योरली रियल है तो उस पॉइंट को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, रियल एक्सिस पर, ठीक है। रियल एक्सिस हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो अगर प्योरली रियल हो तो हम एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। वही बोल रहा है यहाँ पर, अ प्योरली इमेजनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन ए इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस, क्या हुआ, वाई एक्सिस। आगे देख, अब आर्गुमेंट निकाल लिए, उसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है इस इंटरवल में लाई करता है, माइनस पाई से पाई के बीच में। माइनस पाई के बीच में जो लाई करता है एंगल, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए आर्गुमेंट, और हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना होता है। तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं और फिर एंगल निकाल लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। तो इसका एक कंडीशन है, देखो अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मतलब x इक्वल टू x जीरो से बड़ा हो, y जीरो से बड़ा हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब हम जो tan थीटा निकाले हैं y अपॉन एक्स, यहाँ से जो थीटा आएगा वही हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा क्या हो, ये देखो x जीरो से छोटा हो, y जीरो से बड़ा हो, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, निगेटिव ये हो गया माइनस और प्लस, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। एक्स जीरो से छोटा हो, वाई जीरो से छोटा हो, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी निगेटिव हो, वाई भी निगेटिव हो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, पाई माइनस थीटा में माइनस कर दो, तो माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब इसका निगेटिव कर दो, हो गया। अगर एक्स जीरो से बड़ा हो, वाई जीरो से छोटा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस थीटा का माइनस थीटा कर दो, सिंपल से हो गया। और थीटा हमारा क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर हम tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स यहाँ से निकाल लेंगे। और ये जेड बराबर हमारा हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक्स यहाँ, ये एक्स है और ये वाई है। ओके बच्चों, तो ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा में निगेटिव कर दो, माइनस कर दो, माइनस पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। अब आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होता है जो ध्यान रखना है। अगर कंजुगेट का हमें आर्गुमेंट निकालना है तो ये पाई होगा, जब जेड इज़ प्योरली निगेटिव रियल नंबर, अगर जेड हमारा प्योरली निगेटिव रियल नंबर है, अदरवाइज हम आर्गुमेंट निकाल कर माइनस कर दें, ठीक है। अगर बहुत सारा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे Z1 और Z2 मल्टीप्लाई में उसका आर्गुमेंट निकालना है, तो Z1 का आर्गुमेंट प्लस Z2 का आर्गुमेंट, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 2k पाई, के हमारा 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, बस यही होगा। इन्हें जनरल की बात है, बहुत सारा मल्टीप्लाई, तो सभी के आर्गुमेंट निकाल कर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये 2k पाई तो होगा ही। अगर डिवाइड में हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आर्गुमेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और इसको ऐड। अच्छा, अब यहाँ पर देखो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा, Z1 का आर्गुमेंट माइनस Z2 का, क्यों, क्योंकि कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट का आर्गुमेंट हमारा माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए जेड होता है, तो इसलिए माइनस लग जाता है। चलो, इस तरह का ये सभी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखोगे। ऐसे आर्गुमेंट हमारा सिलेबस से हट गया, फिर भी ध्यान रखना। ओके, ये सभी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म, जैसे मान लो कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है,
एक्स प्लस और आयोटा वाई है, ठीक है। अब जिसको जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म भी हमारा एनसीईआरटी से हट गया है, लेकिन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। तो अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो पोलर फॉर्म कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। अब देखो आर क्या है, आर हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है, आर हमारा क्या है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं पता है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को एक्स में, ये वाई में, और ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो थीटा है, इसी को तो आर्गुमेंट बोलते हैं कि ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ओके। अगर जनरल पोलर फॉर्म की बात करें, जनरल की बात करें तो ये होता है आर कॉस एन पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन एन पाई प्लस थीटा, ओके। मतलब जनरल की बात करें तो इस थीटा में क्या ऐड करते हैं, 2n पाई, बस इसमें भी 2n पाई ऐड कर देते हैं, जनरल की बात करते हैं। और n हमारा क्या है, इंटीजर। कहने का मतलब अगर n ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा होगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, मतलब एक चक्कर मार लिया, कोई चक्कर नहीं मारा तो n बराबर 0। अगर एक चक्कर मार कर एंगल बन रहा है तो 2 पाई हो गया ना, 2 पाई के बाद में थीटा आएगा वो, तो वो इसीलिए ये लिखा गया है यहाँ पर, ओके। इसीलिए चीज़ें मेंशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा थीटा जो है एंगल जो है रिपीटेशन है, रिपीट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये देखो लूरियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लूरियन फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को लीनियर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये जेड हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें लीनियर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे जेड इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू आर ई टू पावर आई और थीटा। आर हमारा वही, आर हमारा क्या हो जाता है, मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस हमें निकालने आता है, बस ये हमें ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं लूरियन फॉर्म, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ई टू पावर आई थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद रखते हैं, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। ई के पावर आई थीटा जो है ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई के पावर माइनस आई थीटा हो तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आता है डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम। ये क्या होता है, पावर में हो, क्या होता है, अगर पोलर फॉर्म को हमें लिखना हो लेकिन वो पावर में हो, देखो a simplest formula for calculating power of a complex number in the standard polar form is known as de Moivre theorem, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या होता है हमारा, जैसे मान लो कि अगर ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos n थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन n थीटा लिखा जा सकता है। n हमारा इंटीजर हो या n हमारा रेशनल नंबर हो, इस दोनों के लिए ये अप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके क्या है, इसी थ्योरम के हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर हमारा पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है और यहाँ पर देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पी अपॉन क्यू है तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, सिंपल, कॉस पी अपॉन क्यू थीटा प्लस आई साइन पी अपॉन क्यू थीटा, मतलब ये इसी पर आ गया ना, इसी पर। चलिए अगर 1 अपॉन ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो पावर में -1 हो जाएगा तो इसको ये लिख लेंगे,
ठीक है। अगर जनरल मोर जनरल की बात करते हैं तो जेड हमारा क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो ये वैल्यू क्या होता है ई के पावर आई थीटा, तो हम लिख सकते हैं आर ई के पावर आई थीटा। अगर हमें जेड के पावर एन करना है तो आर के पावर एन हो जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये देखो लिखा गया है। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं ई के पावर आई एन थीटा। ओके, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई है तो क्या किया जाता है कॉस थीटा वन थीटा टू ऐसे पावर एन, जो हमारा क्या है रियल में है, जिसमें आयोटा नहीं है, उसको एंगल को एक साथ ऐड कर दो, और इमेजनरी वाले के एंगल को एक साथ ऐड कर दो। ऐसे ये सब प्रॉपर्टीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी हमारे प्रॉपर्टीज़ है जो याद रखना है नोट में। अब देखो कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो का वैल्यू वन होता है, मतलब वन को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम वन लिख सकते हैं। माइनस वन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको माइनस वन लिख सकते हैं। ये सभी वैल्यू आपको याद रखना है, काम आते हैं। अब आगे देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये वन है और उसका ये, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने यूनिटी का क्यूब रूट, ठीक है ना, एक का क्यूब रूट, यही देखो ये। तो देखो यहाँ पर क्यूब रूट क्या होता है यूनिटी का हमारा ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये आता है, ठीक है। और इसको हम रूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये e⁻i 2π/3, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है ये, एक प्लस और एक माइनस, प्लस वाला हो गया ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस। ओमेगा का आर्गुमेंट हमारा होता है 2π और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट होता है 4π। मतलब इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका आर्गुमेंट हुआ 2π और इसका आर्गुमेंट हुआ 4π। ये याद रखना है, दिस इज द क्यूब रूट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ देख, अब इन तीनों को अगर ऐड करते हो ऐसे ओमेगा प्लस ऐसे, ये तीनों को ऐड करोगे तो ये तीनों को ऐड करोगे तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर देखो ये जीरो आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 2r, जीरो होगा और 3 होगा। r हमारा नॉट मल्टीपल ऑफ ए 3, अगर r हमारा 3 के मल्टीपल नहीं होगा तो जीरो होगा, अगर r हमारा 3 के मल्टीपल होगा तो 3 होगा। जैसे देखो जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, ये देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तब देखो 1 प्लस ओमेगा, और ये फिर यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो ये हमें याद रखना है। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 1, मतलब ये तीनों को ऐड करो, इसको और इसको और इसको ऐड, तीनों को ऐड करोगे तो जीरो आता है वैल्यू, ठीक है। और ये भी याद रखो, से 1 प्लस ओमेगा ऐड करोगे तो जीरो आएगा, वैल्यू रख के चेक करोगे तो जीरो। देखो ये, ठीक है, ये और ये कैंसिल, और ये ऐड होगा तो कितना होगा -1, और 1 कितना हो गया, जीरो। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज याद रखना, जिसमें r अगर 3 के मल्टीपल होगा तो जीरो, और r हमारा 3 के मल्टीपल r हमारा 3 के मल्टीपल नहीं होगा तो जीरो, और r हमारा 3 के मल्टीपल होगा तो 3। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 1, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 1। अब देखो, और ओमेगा 3r होगा तो 1, ओमेगा 3r प्लस 1 होगा तो ओमेगा, और ओमेगा 3r प्लस 2 होगा तो ओमेगा स्क्वायर। ये 2 क्या इस तरह का फॉर्म में होगा तो, ठीक है। जैसे मान लो कि ओमेगा का पावर 8 है तो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो कितना आ गया, ओमेगा 2। ओके, अगर ये 6 हो तो ये 3 के मल्टीपल में, मतलब तो ये कितना हो गया 1, ये यही बता रहा है।
आगे बढ़ते हैं। देखो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी जो है वो यूनिट सर्किल पर लाई करता है। क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी किस पर लाई करता है? यूनिट सर्किल पर। मतलब मॉड जेड बराबर मॉडुलस जेड बराबर 1 होता है और वो सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। आगे देखो, इट ऑलवेज फॉर्म ए इक्विलेटर ट्रेंगल। ये इक्विलेटर ट्रेंगल को फॉर्म करता है। अगर -1 का क्यूब रूट पूछा जाए तो क्या होता है? -1 माइनस हम होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी याद रखते हैं। इसके कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें, हमें nth रूट्स ऑफ ए यूनिटी। अब nth रूट भी जैसे z⁴n = 1 है, z⁴n = 1 है, तो z कितना हो जाएगा? 1 के पावर 1/n, मतलब वो हो जाएगा ये nth, ये 1, ये nth रूट होता है। अब nth रूट, ठीक है, तो nth रूट z बराबर इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये होता है cos 2k π/n आयोटा sin 2k π/n। k क्या हो सकता है? 0, 1 to n-1 तक। ये हमारा nth रूट। ओके, इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। nth रूट ऑफ ए यूनिटी फॉर्म ए जीपी विथ कॉमन रेशियो ये होता है। सम ऑफ nth रूट ऑफ ए यूनिटी इज ऑलवेज 0। ये सभी हमारे प्रॉपर्टीज दिया है। ये सभी हमें देखो, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है? -1 के पावर n-1। n क्या है? nth, कितना रूट है? nth रूट। ठीक है, जैसे यहाँ पर n अगर 3 हो तो कितना हो जाएगा? देखो, -1 के पावर 3 -1, तो -1 के पावर 2 कितना हो गया? 1। ठीक है, ये तो होता ही है आपका, मतलब कि ये हुआ, ये पहले ही, ये पहले यही चीज़ तो बोल रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखना है। ये सभी आप ये प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे। आगे देखो, स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अगर जेड हमारा क्या है? x + आयोटा जेड है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब किसका? तो x + आयोटा y का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका सिंपल फार्मूला है, याद रखो, स्क्वायर रूट मॉड जेड + x/2 + आयोटा अंडर रूट मॉड जेड - x/2, जब y हमारा 0 से बड़ा हो, इमेजनरी पार्ट 0 से बड़ा हो। अगर इमेजनरी पार्ट 0 से छोटा है तो प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, और दोनों सेम होता है। देखो, एल्गोरिथम का लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लॉग यूज़ करते हैं तो क्या होता है? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, r e⁻⁴ अब देखो, अब इसमें हम देखो, अगर हम log x + आयोटा y, मतलब उसकी जगह पर ये दोनों मल्टीप्लाई में ये अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो गया। अब देखो ये क्यों आया? क्योंकि हमारा बेस ये है। अगर ये हो जाएगा आयोटा थीटा log e वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ये। अब आगे देख लीजिए, अब इसका हम क्या लिख सकते हैं? r का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा का मतलब होगा आर्गुमेंट, लिख दिया गया। इन जनरल ये है। तो बच्चों, ये पूरी तरह से हमें क्या मिला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डिटेलिंग आपको कर दी है, सभी चीज़ डिस्कस कर लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।